शोष के जो कारण है उसमें से साहस हमने देख लिया। साहस मतलब अपने ताकत से ज्यादा, ताकत से ज्यादा कोई काम करना। उसके बाद दूसरा है संधारण। संधारण मतलब वेगावरोध करना। बेसिकली वेगावरोध में मल मूत्र और वात का वेग अवरोध मेन है। उसके बाद हमने विषमासन देखा। विषमासन में खाना ठीक से नहीं खाना, मतलब खाना कम खाना या खाना विरुद्ध खाना, ये आ गया। और चौथा आ गया क्षय। क्षय में दो प्रकार देखे हमने, धातु क्षय, अनुलोम क्षय जो ऊपर से नीचे तक जाता है रस से लेके शुक्र तक, और प्रतिलोम क्षय। प्रतिलोम क्षय मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, शुक्र से चालू करके रस तक जाता है। जो ऊपर से लेके नीचे तक जाता है, रस से शुक्र तक जाने वाला जो क्षय है, उसमें उत्तरोत्तर धातु क्षय का कारण यह है कि धातु पोषण बंद हो जाता है। रस से रक्त का धातु पोषण बंद हो जाता है, रक्त क्षय से मांस का धातु पोषण बंद हो जाता है। लेकिन जो प्रतिलोम क्षय है, जिसमें शुक्र से रस तक क्षय जाता है, उसमें कारण यह है कि शुक्र क्षय हो जाने की वजह से रुक्षता शरीर में बढ़ जाती है, वात शरीर में बढ़ जाता है, और ये वात की वृद्धि जो है ये धातु क्षय करवाती है। वात वृद्धि से धातु क्षय होता है प्रतिलोम क्षय। तो अब ये चार प्रकार देखने के बाद, ये चार प्रकारों की संप्राप्ति, सभी प्रकारों में धातु क्षय, सॉरी सभी प्रकारों में वात प्रकोप मेन है। सिर्फ विषमासन में त्रिदोष प्रकोप होता है, बाकी सभी प्रकारों में वात क्षय मेन। तो अब हम देखते हैं शोष के पूर्व रूप। शोष के पूर्व रूप, पूर्व रूप मतलब व्याधि उत्पन्न होने के जो पहले आते हैं वो शोष के पूर्व रूप होते हैं। प्रतिश्याय, प्रतिश्याय मतलब सर्दी, कफ युक्त कास। तो जब वात प्रकोपित हो जाता है कोई भी कंडीशन से, तो कफ युक्त कास आता है। कारण हमने पहले ही इसमें देख लिया था, जिसमें साहस की संप्राप्ति हमने देखी थी। तो कफ युक्त कास, अगर आप आज की तारीख में भी देखेंगे तो जब टीबी होता है तो जो फर्स्ट सिम्टम, अमिताभ बच्चन आके टीवी पे क्या बोलता है कि 4 हफ्तों से ज्यादा चलती खांसी, 4 हफ्तों से ज्यादा चलती खांसी टीबी का लक्षण हो सकती है। हाँ, तो कफ युक्त कास, आज भी कफ युक्त कास शोष का पूर्व रूप माना जाता है। मुख माधुर्य, मुख माधुर्य मतलब मधुरता नहीं, मुख का विरस हो जाना। विरस हो जाना मतलब मुख में वो कफ निकाल निकाल के मुख में पूरा, मतलब एक विचित्र सी फीलिंग आती है, जिसको मुख माधुर्य कहा जाता है। अरुचि, वात कोष्ठ में जाके क्या करता है, अग्नि का मांद्य कर देता है, तो खाने में इच्छा नहीं होती, रुचि नहीं होती, इसीलिए भोजन ज्यादा नहीं जाता है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ अगर उसको जबरदस्ती खिलाया जाए तो वो भोजन में दोष निकालता है। जो पेशेंट है वो भोजन में दोष निकालता है कि ये खट्टा ही है, इसमें तीखा ही ज्यादा है, इसमें ये ही ज्यादा है। उसका कारण बेसिकली ये है कि बेचारे को अरुचि हो गई। ठीक है। उसके बाद भोजनोत्तर वमन, अगर ज्यादा खा भी लिया जाए तो पचा नहीं पाता, तुरंत वमन हो जाता है। कारण कफ का ज्यादा प्रकोप हो जाता है, और वात ऊर्ध्व डायरेक्शन में है ही, वात उर में बड़ा है ही, तो भोजनोत्तर वमन हो जाता है। और एक भोजनोत्तर वमन करने का कारण क्या है कि भोजन के बाद कफ बढ़ता है, और कफ युक्त कास इसमें है ही, तो कफ बढ़ने के बाद खांसी भी बढ़ जाती है, और खांस 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 के आदमी उल्टी कर देता है। तो भोजनोत्तर वमन भी आज की तारीख में दिखता है। ये सभी सिम्टम जो है ना, आपको पहली बार आया हुआ जो नया नवेला टीबी का पेशेंट है, उसमें ये सभी सिम्टम्स दिखते हैं। शरीर का सूख जाना, रैपिड फॉल इन वेट, रैपिड फॉल इन वेट हो जाता है। मतलब जब फर्स्ट टाइम आता है तो 70 किलो, नेक्स्ट टाइम आता है तो 65 किलो, एक महीने में 5 किलो बिना कोई कारण के कम हो जाता है।
तो शरीर सूखना चालू हो जाता है, भुजाएं मोटी दिखने लगती हैं। भुजा मतलब आर्म्स। भुजा मोटी क्यों दिखने लगती है? क्योंकि जितने भी धातु हैं ये सब धातु मेनली एक्यूमुलेट, मेद कहाँ एक्यूमुलेटेड है? पेट में। शुक्र पेट में, रक्त मेजरली पेट में, रस मेजरली पेट में। तो पेट में शुष्कता ज्यादा आ जाती है तो भुजा मोटी नहीं हो जाती, उसके बाइसेप्स मोटे नहीं हो जाते, डोले शोले दिखने नहीं लगते। लेकिन बिकॉज उसके शरीर का जो बीच का कोष्ठ का पार्ट है वो सूखने लगता है, खांस खांस के मस्कुलर वीकनेस आ जाता है छाती में, तो मसल्स भी छाती और पेट के सूखने लगते हैं, तो इसीलिए भुजाएं मोटी दिखने लगती। ठीक है, अगर मैं ठीक ठाक वेट का हूं, अगर मेरा 70 किलो वजन है और अगर मैं किसी 40 किलो के बाजू में खड़ा हो जाऊं तो मैं मोटा दिखूंगा। लेकिन अगर मैं कोई 100 किलो या 120 किलो वाले के बाजू में खड़ा हो जाऊं तो मैं पतला दिखूंगा, जबकि मेरा वेट तो चेंज हुआ ही नहीं है, मेरा वेट तो 70 किलो ही है। तो यहाँ पर भुजाएं छोटी दिखने का कारण ये है कि कोष्ठगत मांस, कोष्ठगत मेद या कोष्ठगत धातु ज्यादा सूख जाने की वजह से भुजाएं मोटी दिखने लगती। और विभत्स स्वप्न आते हैं। विभत्स मतलब डर्टी पिक्चर वाले नहीं, विभत्स मतलब ऐसे स्वप्न जो देख के ही घिन आए। ठीक है, अब ये मैंने तो कभी किसी के पेशेंट को पूछा नहीं, लेकिन इंद्रिय स्थान में स्वप्न के लिए एक पूरा पूरा अध्याय दिया हुआ है जो आपने पढ़ा होगा। तो उसमें एक चीज, इंद्रिय स्थान में दो चीजें जरूर से टीबी से रिलेटेड है या शोष से रिलेटेड है। एक की शोष वाले पेशेंट को खाने में बाल मिलना चालू हो जाते हैं, खाने में बाल मिलना चालू हो जाते हैं। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो भोजन में दोष दिखना, और दूसरा जब धातु क्षय हो रहा है तो जब हम खाना खाते हैं तो अपने ही बाल खाने में गिर सकते हैं। तो इसीलिए वो एक चीज है। विभत्स स्वप्न में दूसरा एक चीज ये है कि पेशेंट को रात को भी खांसी ज्यादा आती है, क्योंकि रात को कफकाल होता है, तो रात को भी खांसी ज्यादा आती है, तो वो बार बार उठता है। और उसका जो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्लीप। वन इज योर वेटिंग पीरियड, वन इज योर, और लाइट स्लीप। लाइट स्लीप में जैसे आप यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा वीडियो है तीनों टाइप की स्लीप पे। तो देर आर 4, जब आप लेट जाते हो तो 4 प्रकार से आपका मन या आपका शरीर चलता है। वन इज वेटिंग फॉर स्लीप। वेटिंग फॉर स्लीप मतलब आप इंद्रिय बंद करने का कोशिश करते हो, जैसे आपने ये बंद कर दिया, आंखें बंद कर दी, शरीर रिलैक्स कर दिया, लेकिन कुछ कुछ इंद्रिय हैं, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका नाक भी सबड्यूड रहता है, नाक में भी ज्यादा स्मेल नहीं आते, लेकिन कुछ कुछ इंद्रिय होते हैं जो आप बंद नहीं कर सकते, जैसे कर्ण, जिह्वा आपने बंद कर दी, लेकिन कर्ण या नाक ये सब इंद्रिय हैं जो आप बंद नहीं कर सकते। तो वेटिंग पीरियड में कुछ इंद्रिय चालू रहते हैं, कुछ इंद्रिय बंद हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज लाइट स्लीप। लाइट स्लीप मतलब अभी तो आप सोए हो, आपको किसी ने आवाज मारा तो आप उठ नहीं पाओगे, लेकिन कोई बड़ा आवाज हुआ, कोई ऐसी चीज हुई जिससे इंद्रिय में ये हो जाता है, तो उस टाइम पे आप तुरंत उठ जाते हो या डर के उठ जाते हो। तो लाइट स्लीप। उसके बाद REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप नाम की एक स्लीप होती है। दैट REM स्लीप इज द स्लीप इन विच वी गेट स्वप्न, जिसमें स्वप्न आते हैं। और उसके बाद वाला जो है वो डीप स्लीप, MI बैंड या फिटबिट, या अगर हाथ का बैंड किसी ने पहना होगा तो उसका जो ये आता है, पूरा ऐप पे डिटेल आता है स्लीप एनालिसिस, उसमें ये बताता है कि आप डीप स्लीप कितना लेते हो। सो डीप स्लीप इज यूजुअली 1.5 to 2 hours in the night. The rest of the sleep is either light sleep or rapid eye movement sleep or waiting light sleep, waiting sleep. तो ये 3 स्लीप्स में स्वप्न ज्यादा आते हैं, बेसिकली रैपिड आई मूवमेंट में स्वप्न ज्यादा आते हैं। तो उसको स्वप्न याद क्यों रहते हैं? स्वप्न हर कोई देखता है, मैं भी स्वप्न देखता रहूंगा, आप भी स्वप्न देखते रहोगे। अभी मेरा शक्कर बंद है, मैं शक्कर नहीं खा रहा 8 जनवरी पे, तो शायद मैं रसगुल्ले और गुलाब जामुन के स्वप्न देखता रहूंगा। ठीक है, आप दूसरे कोई स्वप्न देखते रहोगे, लेकिन आपको वो स्वप्न याद नहीं रहते, क्योंकि उसके बाद हम डीप स्लीप में चले जाते हैं। डीप स्लीप इरेजेस ऑल द रैम ऑफ द माइंड।
माइंड के रैम में जो भी है वो इरेज कर देता है, तो इसीलिए वो स्वप्न याद नहीं रहते। लेकिन इस केस में वो रैपिडाइज स्लीप से आगे जाता ही नहीं है, वो बेचारा खांस के वापस लाइट स्लीप में या वापस वेकिंग पीरियड में हो जाता है, तो इसीलिए ये विभत्स स्वप्न उसको याद रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ टीबी का पेशेंट ही विभत्स स्वप्न देखता है, शायद आप और मैं भी विभत्स स्वप्न देखते होंगे, लेकिन हमको याद नहीं रहते बिकॉज वी गो इनटू अ डीप स्लीप। ओके, तो ये हो गए शोष के पूर्व रूप। शोष के एकादश रूप। शोष में षड रूप और एकादश रूप, ऐसे दो प्रकार के रूप बताए हैं। जब हम शोष की चिकित्सा देखेंगे अगले साल, तो यहाँ पर उन्होंने एकादश रूप बताए हैं। षड रूप और एकादश रूप में ज्यादा फर्क नहीं है। षड रूप और एकादश रूप में 6 रूप निकल जाते हैं, 5 रूप रह जाते हैं और 1 रूप ऐड हो जाता है। तो अगर आपने शोष के एकादश रूप आत्मसात कर दिए या शोष के एकादश रूप आपको समझ गए, तो बस आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि कौन से 5 रहते हैं और कौन सा 1 ऐड हो जाता है। तो शोष के षड रूप और एकादश रूप क्यों अलग अलग बताएं? तो दीज आर द लेवल्स ऑफ राजयक्ष्मा। षड्रूप राजयक्ष्मा इज अ फर्स्ट ग्रेड राजयक्ष्मा, जिसमें अभी उसको हुआ है, ही इज कम टू ट्रीटमेंट, he is taken the treatment and there are high chances of him getting treated quickly. Whereas एकादश रूप राजयक्ष्मा जो है, एकादश रूप राजयक्ष्मा में उसके शरीर में दोषों के वजह से बहुत सारे लक्षण उत्पन्न हो गए हैं और द चांसेस ऑफ हिम गेटिंग बेटर इज लेस। षड्रूप राजयक्ष्मा में वमन करने को बोला है। जी हाँ, वमन करने को बोला है, क्योंकि जितना भी कफ बढ़ा हुआ है वो निकल जाए और वात को शांत करने के लिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन एकादश रूप राजयक्ष्मा में वमन पूर्ण ताकत से या पूर्ण ड्रग डोसेज से नहीं कर सकते। तो शोष के रूप में 11 रूप जो बताए हैं, मेरे ख्याल से ये लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर का, नहीं साध्या साध्य, तो एक स्लाइड और है। तो शोष के रूप में जो 11 रूप बताए हैं वो एक एक हम देखते हैं। हम चालू करते हैं रक्त स्थीवन से, या उससे भी पहले हम चालू करते हैं कास से। तो जैसे अमिताभ बच्चन जी ने बताया है कि 4 साल 4 हफ्ते से ज्यादा चलती खांसी, तो आज भी खांसी इज द फर्स्ट थिंग इन राजयक्ष्मा। खांसी इज द फर्स्ट थिंग टू अपीयर इन राजयक्ष्मा। उसके बाद कफ का त्याग, खांसी आएगी तो कफ का त्याग होगा, ठीक है। कफ का त्याग होगा, बार बार खांसी आएगी तो स्वर भेद हो जाएगा। स्वर भेद मतलब गला फट जाएगा, द वोकल कॉर्ड्स विल बी इन्फ्लेम्ड। साथ ही साथ बार बार खांस के शरीर में, लंग्स में बेसिकली व्रण होना चालू हो जाएगा और जिससे रक्त स्थीवन आएगा। रक्त स्थीवन मतलब थूक में रक्त आएगा, ठीक है। कास के साथ कफ ज्यादा बढ़ के कफ बाहर निकलने के लिए शीर कफ पूर्ण हो जाएगा। सर में भी कफ जाके बैठ जाएगा, क्योंकि वायु तो उसको ऊपर फेंक रहा है, तो सर में भी कफ जाके बैठ जाएगा और वायु वृद्ध होने की वजह से श्वास लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि वायु कफ को फेंक देके स्रोतावरोध कर रहा है। बार बार कास करके बार बार खांसी आके पार्श्व में, दोनों फ्लैंक्स में रुझा हो जाएगी। अगर किसी को सूखी खांसी बहुत देर तक आई है, बहुत दिनों तक सूखी खांसी आई है, तो पार्श्व रुझा, फ्लैंक पेन क्या है? पिछले साल में जिस कॉलेज में पढ़ाता था, उस कॉलेज में अनफॉर्चुनेटली देयर वेर नो, क्या कहते हैं उसको, डिजिटल एड्स। तो मेरा तो सब इस पे होता था, पावर पॉइंट पे। तो मैं पावर पॉइंट पे देखता था पॉइंट्स और फिर मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखता था। अब ब्लैक बोर्ड भी उनके पास कौन सा था, वो बिना पेन वाला, चौक वाला। तो वो चौक मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा जाके मुझे सूखी खांसी चालू हो गई और पूरे 3 महीने तक सूखी खांसी थी। तो तब ये पार्श्व रुझा मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि दोनों फ्लैंक्स इतना दर्द करते हैं, बाप रे बाप। खांसी आएगी तो आप कमर पकड़ के बैठ जाते हो,
पीठ नहीं, कमर, साइड। तो पार्श्व रुजा हो जाती है, स्कंद भंग हो जाता है, कंधे हिल जाते हैं या कंधों का डिसलोकेशन हो जाता है, इतने ज्यादा प्रमाण में कास आता है। ठीक है, ज्वर आता है क्योंकि कोई ना कोई इन्फेक्शन है ही, अतिसार होता है, और खास खास के और अतिसार मतलब पोटी कर करके बेचारे में अरुचि भी हो जाती है कोई चीज की। और स्पेसिफिकली अरुचि का और एक कारण है कि खाने के बाद कफ बढ़ता है तो खांसी ज्यादा हो जाती है, तो इसीलिए खाने से परित्याग करता है वो। तो ये 11 रूप का एक राजयक्ष्मा है। षड रूप में इसमें से 6 निकल जाते हैं और एक ऐड हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। आज हम षड रूप में नहीं जाते क्योंकि हमारे को सिलेबस में षड रूप नहीं है, बट व्हेन वी विल गो फॉर नेक्स्ट ईयर, अगर मैं रहूं तो अगर व्हेन वी विल गो फॉर नेक्स्ट ईयर तब षड रूप राजयक्ष्मा की हम चीजें समझ लेंगे। ठीक है, तो राइट नाउ वी पॉज। ओके, तो साध्या साध्या में सबसे पहला आता है अक्षीण बलमांस। अक्षीण बलमांस मतलब क्या है कि जिसका मांस धातु क्षीण नहीं हुआ है और जिसके शरीर में अभी भी बल है, ऐसा शोष का या ऐसा राजयक्ष्मा का जो रोगी है वो साध्य है। और बल मांस रक्त अगर क्षीण हो जाए तब वो असाध्य है। ठीक है, इसका कारण क्या है? ओके, इसका कारण ये है कि धातु हमने देखे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इतने धातु हमने देखे। अब ये सब धातु जो है, इन सब धातु में आप क्विकली बढ़ा सकते हो। ऐसे कौन से धातु हैं? रस धातु। रस धातु को अगर पेशेंट आया रस धातु का, आपने उसको ग्लूकोन सी पिला दिया, या बहुत ही पेशेंट है वीक, मतलब बहुत ही रस धातु क्षीण है, तो आपने उसको आईवी पे ग्लूकोज चढ़ा दिया, रस धातु प्रसन्न हो गया। रक्त धातु में पेशेंट को बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, ब्लड लॉस में आपने उसको 1 पॉइंट रक्त का चढ़ा दिया, रक्त नॉर्मल हो गया, रक्त बढ़ गया। लेकिन क्या मांस धातु को हम बढ़ा सकते हैं क्विकली? कि मेरे पास कोई पतला सा पेशेंट आया, मैंने दूसरे पेशेंट का मांस काटा और उसके शरीर में लगा दिया, नहीं बढ़ा सकते। मेद धातु को क्विकली बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। अस्थि धातु को क्विकली बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। तो मांस के आगे के धातु जो है वो क्विक ग्रोथ वाले नहीं, जबकि रस और रक्त वाला धातु जो है वो आप क्विकली बढ़ा सकते हैं। तो जिसका मांस मांस दुर्बल नहीं है या मांस क्षीण नहीं है, तो वो धातु अभी भी पुष्ट है या उसमें बल है, बाकी दो धातुओं का बल आप बढ़ा सकते हो। तो इसीलिए अक्षीण बल मांस वाला जो है, जिसमें अभी तक शोष बाकी के धातुओं में गया नहीं है, वो साध्य है। ठीक है, उसके बाद अरिष्ट लक्षण जो है, अरिष्ट लक्षण मतलब हमने चेक कर लिए थे कि जैसे ये होना, क्या कहते हैं उसको, सपने दिखना या बाल गिरना। तो जब तक अरिष्ट लक्षण नहीं दिखाई दे तब तक साध्य है, भले सभी लक्षण दिखाई दे, बाकी सब एकादश रूप जो है वो दिख रहे हैं, लेकिन अरिष्ट लक्षण कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तब तक रोगी साध्य है। ठीक है, और बल मांस रक्त जब क्षीण हो जाता है, बल मांस रक्त जब क्षीण हो जाता है तब वो असाध्य हो जाता है। तो बस दो ही चीज ध्यान रखना है, एक अक्षीण बल मांस और एक अरिष्ट लक्षण। अरिष्ट लक्षण जब तक नहीं दिखाई दे रहे हैं तब तक इसका मतलब ये है कि बाकी सब लक्षण भले दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उसकी नींद अच्छी है, तो इसीलिए धातुओं में क्षय अल्प है तब तक साध्य,
और एक बार बल मांस रक्त क्षीण हो जाए तब असाध्य। ठीक है, तो ये हो गया शोष का साध्या साध्यत्व, और यही हमारा शोष खत्म हो जाता है। तो इसके आगे वाला जो चैप्टर है वो हम अगली बार करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। अगली बार जब भी कंटेंट डालूंगा तो मैं ये शोष निदान के कंटेंट डाल दूंगा, आप उस पर चेक कर लेना। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे।